हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। तो जितने बच्चे इस सेशन में बैठे हैं, हिमाचल का जूनियर क्लर्क का एग्जाम अभी हमारे पास बस 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर समय बचा हुआ है। बच्चे, अगली सरकार चुने जाने से पहले आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। उन्होंने नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था कि फॉर्म फिल करने के बाद 6 से 7 हफ्ते का आपको समय मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 25 मई के आसपास किसी तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आज के बाद करीब आपके पास 35 से 40 दिन का समय है, जिसमें बच्चे आपने अपना पूरा सिलेबस भी तैयार करना है। सेगमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस तैयार करना है। प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, जो वीक पोर्शंस रह जाएंगे उनको और ज्यादा पॉलिश करना है, और फिर आखिर में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका सिर्फ सिलेबस ही ना तैयार हो, सिलेबस तो तैयार हो, जूनियर क्लर्क का एग्जाम क्लियर हो, आगे जाके आपका अलाइड का एग्जाम आएगा, पटवारी का एग्जाम आएगा। ऑलमोस्ट सभी में सिलेबस आपका सेम होता है, पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर का होता है। तो वो आपके सारे एग्जाम्स इसी ऑर्डर में आगे जाके क्लियर तो हो। लेकिन एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वो क्वेश्चंस होंगे तभी आपका बच्चे एग्जाम क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए बिना भी आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, तो वो भी ज्यादा जरूरी है। तो इस YouTube सीरीज में जो आप हर रोज सुबह 11:30 बजे आपके लिए एक सेशन हम लेकर आते हैं, उसमें क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसमें बच्चे हमने जिस तरह के क्वेश्चंस हिमाचल में इस बार एक्सपेक्टेड है कि 2023, 24, 25 के जो एग्जाम्स हो रहे हैं और आगे जाकर होने हैं, जिस तरह के आजकल क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होने के चांसेस है, तो उसकी सारी प्रैक्टिस इस पूरी सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं। तो बच्चे, मैथ्स की क्लास है हमारी, तो मैथ्स की क्लास आपकी ऑलरेडी कुछ क्लासेस मैथ्स की हो चुकी हैं। इससे पहले, इन क्लासेस से पहले मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया था। तो उसी पूरे सिलेबस में से बच्चे आपके ये जो प्रैक्टिस सेशंस है, मैंने उस टाइम पे एक प्रॉमिस भी किया था कि मिक्स क्वेश्चंस की डेफिनेटली मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वो इस सीरीज में बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बच्चे सेशन में बैठे हैं, प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दें, एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे दोनों लैंग्वेजेस में आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एग्जामिनर कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 126800। किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 1,26,800 है। वो आगे जाकर 15% इंक्रीज हो जाती है इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, और फिर 20% डिक्रीज भी हो जाती है इन द सेकेंड ईयर, उससे अगले साल में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो शुरू में 1,26,800 थी, 1268,003 थी, वो 2 साल के बाद क्या हो जाएगी? तो 2 साल में हुआ क्या? टाउन की पॉपुलेशन थी 126800, ये तो थी इनिशियल पॉपुलेशन, शुरुआत में। ये जो पॉपुलेशन है, ये जो आबादी है, जनसंख्या जो है, ये क्या होती है? पहले तो 15% इंक्रीज होती है एक साल में। 1 साल बाद की जो आपकी जनसंख्या बन गई, वो उससे अगले 1 साल में जाकर 20% थोड़ी कम हो जाती है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि इन 2 चेंजेस के बाद 2 साल बाद की आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, हमने ये देखना है। तो बच्चे, 15% इंक्रीज होने का मतलब क्या है? ये मैंने YouTube पे बहुत बार चीजें पढ़ाई है, पूरा सिलेबस कवर करवाते वक्त भी बताया था, याद भी करवाया था, और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते वक्त भी किसी ना किसी चैप्टर में जब परसेंटेज की कोई फ्रैक्शन यूज करनी पड़ती है, वहां भी मैं डिटेल में समझाता हूं कि 15% की फ्रैक्शन अगर देखें तो वो 3/20 होती है। लेकिन यहां क्या है, आपका 3/20 का इंक्रीज है। 3/20 का इंक्रीज मतलब कोई चीज 20 थी, वो 3 बढ़ गई, तो 20 थी और 3 बढ़ गई, तो वो कितनी हो गई? 23/20 हो गई। बच्चे, 3/20 क्या है? 15% से लिया हमने 3/20, 3/20 का तो इंक्रीज है, लेकिन वो हो कितनी गई? वो 23/20 हो गई। और इसी तरह से 20% का डिक्रीज। अब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 का डिक्रीज है, यानी कि 5 में से 1 कम हो गया, 5 से 1 डिक्रीज हो गया। तो बच्चे, रह कितना गया? 4/5। तो आपकी जो इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है 126800, वो जो पहला चेंज है 15% इंक्रीज, उससे वो 23/20 हो जाएगी, और जो दूसरा चेंज है 20% डिक्रीज का, उससे वो 4/5 हो जाएगी, और इनको मल्टीप्लाई करके आपकी फाइनल वैल्यू यानी कि आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चे? आंसर आएगा आपका 20 का 5 गुना 100, तो 00 कट गई आपकी। 20 का 5 गुना 100 यानी कि 00 नीचे 00 ऊपर है, तो आपका आंसर आएगा 1268 बचा, 23
और 4, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। अब या तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चे आप क्या कर सकते हो, 2-3 तरह के ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कौन कौन से ट्रिक्स जो है आपने यूज करने होते हैं, जिससे कि बिना कोई समय खराब किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ज्यादा समय लगाए बिना आप जल्दी से आंसर कर पाए। तो एक तो बच्चे है इसमें चीज के यूनिट डिजिट देख लीजिए, 1 2 6 8, इसका यूनिट डिजिट 8 है। 23, इसका यूनिट डिजिट 3 है। 4 का यूनिट डिजिट 4 है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बच्चे आपका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 8 × 3 24, 8 × 3 24, तो पीछे 4 आ गया, 4 को 4 से गुना किया 16, तो पीछे 6 आ गया। तो बच्चे आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा, जिसके पीछे 6 आएगा। अब पीछे 6 वाले आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए, पहला और चौथा, 2 बच गए बी और सी, या तो 1 3 5 9 9 6 या 1 1 6 6 5 6। अब एक और लॉजिक यूज कर सकते हो, यूनिट डिजिट से हमारे 2 ऑप्शन बच गए, हमें आंसर नहीं मालूम पड़ा, लेकिन हमें 4 में से 2 गलत पता लग गए और 2 जो सही बचे, जिनमें से एक सही होगा। दूसरा, अब इसी में लॉजिक देखो किस तरह से दिमाग लगा सकते हैं बच्चे। ये आपका नंबर क्या है, 1 2 6 8, ये क्या है 23, ये क्या है 4। बच्चे 23 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 23 का 4 गुना होता है, 23 का 4 गुना होता है 92। 92 का मतलब 100 से 8 कम। दिमाग लगा रहे हैं बेसिकली हम कि किस तरह से दिमाग लगाना के कैलकुलेशन से बचते जाएं। ये छोटी छोटी चीजें मैं लिख रहा हूं, आपने लिखनी नहीं, आपने सिर्फ दिमाग में इनको देखते जाना है। 23 को 4 से गुणा करेंगे तो 92 आ जाएगा, जो कि 100 से कम है, 8 कम है। अब आपका आंसर आना था 1268 को इससे गुणा करके, और इसका मतलब क्या है 92 से गुणा करके। अब 1268 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो 126800 आ जाएगा, लेकिन 100 के बजाय 100 से कुछ कम से मल्टीप्लाई करना है तो 126800 से कम आंसर आएगा। अब अगर आपके जो 2 ऑप्शंस बचे थे उसमें एक देखोगे, एक आपका 126800 से ज्यादा है और एक आपका कम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11 66 56। तो कितने बच्चों को ये लॉजिक समझ आया, 11 66 56, ये लॉजिक कितने बच्चों को समझ आया? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना। जो बच्चे बाद में सेशन को देखेंगे वो भी शेयर करते जाना, कमेंट जरूर करते जाना, अपने अपने इमोशंस जरूर शेयर करने के कितना मैथ्स समझ आता है। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए मशीन, किसी मशीन की कीमत जो है डेप्रीशिएट्स, बच्चे अंग्रेजी का शब्द है डेप्रीशिएट्स, हिंदी में पढ़ सकते हैं, एक मशीन का भाव जो मूल्य है हर साल इतनी दर से घटता है। डेप्रीशिएट का मतलब डिक्रीज, कम होना। मशीन की कीमत हर साल, एवरी ईयर लिखा हुआ है, 10% कम होती जाती है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि उस मशीन को हमने 3 साल पहले यानी कि 2021 में खरीदा था, आज 2024 है और उसकी आज की कीमत 8748 है, तो हमने उसकी परचेजिंग कॉस्ट फाइंड करनी है कि उसको कितने में खरीदा गया था। तो बच्चे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि मशीन को खरीदा गया था, उसको जितने में भी खरीदा गया था उसकी कीमत हर साल 10% कम होती जाती है, तो उसकी कीमत यहां पर भी 10% डिक्रीज हुई। अगले साल फिर 10% उसकी कीमत कम होती गई। एग्जामिनर ने कहा कि उसकी कीमत हर साल 10% कम होती गई, क्योंकि उसको 3 साल पहले खरीदा था, तो प्रेजेंट पर पहुंचने के लिए हमें 3 बार 10% डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बार और उसकी कीमत 10% डिक्रीज हुई तो वो प्रेजेंट पर पहुंच गई 8748 रुपए बनकर। तो एग्जामिनर ने मशीन की पहले वाली कीमत फाइंड करने के लिए बोला है जितने में उसको खरीदा गया था। तो बच्चे 10% क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में हमने 15% और 20% को देखा था। 15% आपका इंक्रीज था, 20% आपका डिक्रीज था। तो इसमें आप क्या है 10%, जिसकी फ्रैक्शन 1/10 होती है। 1/10 डिक्रीज होने का मतलब क्या है बच्चे? डिक्रीज हो रहा है। 1/10 डिक्रीज होने का मतलब है 10 में से 1 कम हो गया तो उसकी वैल्यू रह गई 9/10। तो जब 1/10 डिक्रीज हुआ यानी कि 10 में से 1 डिक्रीज हुआ तो उसकी वैल्यू रह गई 9/10। अगली बार फिर 10% डिक्रीज है तो फिर 9/10, अगली बार फिर 10% डिक्रीज है तो फिर 9/10। तो मशीन बेसिकली जितने में भी हमने खरीदी थी उसको 3 बार 9/10 होने दिया, तब जाकर वो 8748 बनी। तो मशीन की कीमत क्या थी? तो बच्चे मशीन की कीमत के लिए मैं M लिख दे रहा हूं। पहले उसकी वैल्यू 9/10 हुई, फिर जाकर एक बार और 9/10 हुई, फिर जाकर एक बार और 9/10 हुई, तो जाकर उसकी कीमत बनी 8748। तो आपने मशीन की कीमत यानी कि M फाइंड कर लेना है। तो बच्चे
पहले ये 9 कटेगा, फिर ये 9 कटेगा, फिर ये 9 कटेगा। तो पहले 9 हमने काट दिया हमने, तो क्या बचा 9 का 9 गुना 81, 6 बचा 64, 9 का 7 गुना 63, 1 बचा 18, 9 का 2 गुना, तो 972 बचा। फिर हमने दूसरा 9 काट देना है 972 के साथ, तो ये 108 बचा। और फिर बच्चे हमने तीसरा 9 काट देना है 108 के साथ, तो सिर्फ 12 बचेगा। मशीन की कीमत m जो हमने फाइंड करनी है उसके लिए ये जो नीचे 3 जीरोज हैं 10 10 10 यानी कि 1000, वो 1000 सारा ऊपर 12 के साथ चला जाएगा और मशीन की कीमत आपकी आ जाएगी 12 का 1000 गुना 12,000। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। तो ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? इसके जैसा बिल्कुल एक और क्वेश्चन सिमिलर आगे आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे, जैसे पिछले क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू, पहले शुरुआत की वैल्यू हमें पता है, बाद वाली फाइंड करनी है। अगले क्वेश्चन में बाद वाली वैल्यू फाइंड, मतलब पता है कि 3 साल बाद, यानी कि आज कीमत इतनी हो गई, 3 साल पहले क्या थी, शुरुआत की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में चाहे पहली वैल्यू गिवन है दूसरी फाइंड करनी है, चाहे बाद वाली गिवन है पहले वाली फाइंड करनी है, आपको एग्जामिनर हमेशा बताएगा कि उस चीज में पहले इतने % का इंक्रीज हुआ, फिर इतने % का डिक्रीज हुआ। इस तरह के जो चेंजेस दिए होते हैं उनकी फ्रैक्शंस बनाते जाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपके आंसर्स आएंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। एग्जामिनर कह रहा है शांतनु की इनकम, द इनकम ऑफ शांतनु वाज ₹4,000। शांतनु 4,000 रुपए कमा रहा है, उसकी इनकम है 4,000। इन द फर्स्ट 2 ईयर्स 4,000 वो कमा रहा था, तो पहले 2 साल में क्या हुआ, हिज इनकम वाज डिक्रीज्ड बाय 10% और 5%। बेचारा पहले 4,000 कमा रहा था, सिर्फ उसकी इनकम को और कम कर दिया। पहले साल 10%, अगले साल 5%, ये कम कर दिया। लेकिन तीसरे साल उसकी इनकम को 15% इंक्रीज कर दिया गया है। तो एग्जामिनर 3 साल बाद की इनकम पूछ रहा है। तो 3 साल पहले उसकी इनकम 4,000 थी, पहले साल उसकी इनकम को 10% कम किया गया, 10% में डिक्रीज लिख दे रहा हूं। अगले साल उसकी इनकम को 5% कम कर दिया गया, लेकिन तीसरे साल उसकी इनकम को 15% बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज आएगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है भाई इन 3 चेंजेस के बाद उसकी 3 साल बाद की इनकम क्या बन जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे इनिशियल इनकम तो 4,000 हमें दे रखी है, तो उस 4,000 में चेंजेस क्या आएंगे, 10% का डिक्रीज, 1/10 का डिक्रीज है, यानी कि 10 में से 1 कम हो गया। 10 में से 1 कम होगा तो उसकी इनकम 9/10 रह जाएगी। फिर 5% का डिक्रीज है, 5% की फ्रैक्शन बच्चे मैंने याद करवाई थी 1/20। 1/20 का डिक्रीज है, यानी कि 20 में 1 कम हो जाएगा तो 19/20 रह जाएगा। और इसी तरह से 15% का इंक्रीज है, 15% पहले क्वेश्चन में भी यूज किया था, यहां भी यूज कर रहे हैं। 20 में 3 बढ़ जाएगा तो 23/20 हो जाएगा। तो उसकी सैलरी में जो 3 चेंजेस आए हैं उनसे 4,000 वाली उसकी इनकम जितनी भी थी, चलो पहले साल 10% डिक्रीज हुआ यानी कि 9/10 रह गई, अगले साल 5% और डिक्रीज हुआ यानी कि 19/20 रह गई, तीसरे साल 15% का इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीज हुई तो 23/20 हो गई। तो 3 साल बाद की इनकम क्या हो जाएगी, अगर शुरू में 4,000 है तो पहले 9/10, फिर 19/20, फिर 23/20, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी बच्चे? नीचे कितनी जीरोज है, 1 2 और 3, ऊपर कितनी जीरोज है, 3 0 0 0, ऊपर नीचे 3 जीरोज कट गई, नीचे 2 × 2 4, ऊपर भी 4, तो ऊपर सब कुछ कट गया। 4,000 का 4,000 नीचे से गया, ऊपर से गया, तो ऊपर क्या बचा, 9 × 9 10 × 23। तो बच्चे लॉजिक लगाओ, 9 × 9 10 × 23 को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका है 9, इसका भी 9, इसका 3, तो 9 × 9 81, पीछे 1 आ गया, 1 × 3 3, पीछे 3 आएगा। तो हमारा बच्चे आंसर क्या आएगा, आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ऐसा आंसर जिसके पीछे 3 होगा। तो कितने ऑप्शंस के पीछे 3 है बच्चे, सिर्फ पहले ऑप्शन के पीछे 3 है, आंसर आ जाएगा आपका 3933। तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 3933 आपका बच्चे आंसर आ जाएगा। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग्स भी बाद में देखेंगे, प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर ये चीज बताते जाएं कि आपको चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन रेशियो में से आ जाएगा आपका। एग्जामिनर कह रहे हैं 60 ग्राम ऑफ एन अलॉय ए, एक अलॉय है ए, उसके 60 ग्राम
इज मिक्स्ड विद, उसको मिक्स कर दिया गया 100 ग्राम ऑफ अलॉय बी के साथ। एग्जामिनर कह रहा है ए और बी अलॉयज हैं, ए अलॉय के 60 ग्राम को, अलॉय बना किस किस से है ये अभी नहीं पढ़ा, आगे लिखा होगा। ए अलॉय के 60 ग्राम को हमने मिक्स किया बी अलॉय के 100 ग्राम के साथ। अब आगे एग्जामिनर कह रहा है कि ए अलॉय में क्या है, इफ ए अलॉय हैज लेड एंड टिन, ए अलॉय में लेड और टिन है 3:2 में, एंड बी अलॉय में क्या है, टिन एंड कॉपर इन द रेशियो 1:4। तो ए अलॉय जिसके 60 ग्राम हमने लिए उसमें लेड और टिन है 3:2 में, उसको हमने बी अलॉय के 100 ग्राम के साथ मिक्स किया जिसमें टिन और कॉपर है 1:4 में। तो एग्जामिनर कह रहे हैं इनको मिक्स करके हमारे पास टिन कितना बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चे टिन, दोनों अलॉयज में ओवरऑल क्या कुछ है, अलॉय ए में लेड और टिन है, अलॉय बी में टिन और कॉपर है। तो जो हमने टोटल टिन फाइंड करना है, जो हमने टिन का टोटल फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलॉय, मिक्स करने के बाद जो नया अलॉय बनेगा उसमें टिन कितना है, तो वो टिन बच्चे हमारा पहले अलॉय से भी निकलेगा कुछ और दूसरे अलॉय से भी निकलेगा कुछ, तो टिन हमारा दोनों तरफ से निकलेगा। तो पहले अलॉय में कौन कौन है, पहले अलॉय में है लेड और टिन, दूसरे अलॉय में क्या है, टिन और कॉपर। तो पहले अलॉय में लेड और टिन है बच्चे 3:2 में, दूसरे अलॉय में टिन और कॉपर है 1:4 में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि हमने इनको मिक्स किया, लेकिन मिक्स किस तरह से किया बच्चे, मिक्स करने के लिए हमने इसके लिए 60 ग्राम और इसके कितने लिए 100 ग्राम। तो जब हमने मिक्स करना है, ए के 60 ग्राम और बी के 100 ग्राम लेने हैं, तो हमें ए में जो लेड और टिन 3:2 में प्रेजेंट है उसका टोटल मालूम पड़ गया कि 60 ग्राम है। तो रेशियो का टोटल 3 और 2 का 5 की वैल्यू 60 ग्राम, रेशियो में टोटल 3 और 2 का 5 बना जो कि असल में 60 ग्राम होगा। तो बच्चे अगर 5 की वैल्यू 60 ग्राम है तो बेसिकली ये 12 गुना हो रहा है, तो आपका लेड भी 12 गुना और टिन भी 12 गुना हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ टिन चाहिए, तो टिन आपका 12 गुना होके बन गया 24। इसी तरह से अलॉय बी का टोटल 100 ग्राम है, तो रेशियो का टोटल 1:4 का, यहां भी 5 बना जो कि असल में 100 रहेगा। तो रेशियो का टोटल 5 जो कि 100 के बराबर है, तो यानी कि ये 20 गुना हो रहा है, तो हर एक चीज 20 गुना हो जाएगी। टिन भी आपका 20 गुना हो जाएगा, कॉपर भी आपका 20 गुना हो जाएगा, हमें सिर्फ टिन चाहिए, तो टिन आपका 1 का 20 गुना करके 20 आ गया। तो बच्चे लेड जितना मर्जी हो, कॉपर जितना मर्जी हो, हमें क्योंकि सिर्फ टिन चाहिए, तो आपका टिन आ जाएगा 24 + 20 यानी कि 44 ग्राम। ये ग्राम में बात चल रही थी क्योंकि टोटल ग्राम्स में है, तो आपका टिन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 44 ग्राम। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि काफी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 20-40 के बीच, वेरी गुड, 32 और 64 के बीच, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एग्जामिनर कह रहा है ₹2186 2186 रुपए आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस ए बी एंड सी। एग्जामिनर कह रहा है कि 2186 रुपए थे हमारे पास, हमने उनको ए बी और सी के बीच इस तरह से बांटा कि आगे कंडीशन क्या दी गई है हम ध्यान से पढ़ेंगे। इफ मनी गिवन टू देम, जो उनको पैसा मिला 2186 रुपए हैं, वो ए बी और सी के बीच बांटे गए, कुछ कुछ पैसा तीनों को मिला होगा। एग्जामिनर कह रहा है कि जो तीनों को पैसा मिला, इफ मनी गिवन टू देम इज डिक्रीज्ड बाय 26 रुपए, 28 रुपए और 32 रुपए। एग्जामिनर कह रहा है कि जो तीनों को पैसा मिला, अगर वो ए का 26, बी का 28 और सी का 32 रुपए कम कर दिया जाता, देन दे हैव मनी इन द रेशियो 9:13:8। तो उनके पास जो पीछे पैसा बच जाता, टोटल जो उनके पास पैसा था वो 9, 13 और 8 की रेशियो में नहीं है। टोटल जो उनके पास पैसा था, अगर ए के उस हिस्से में से 26 रुपए कम कर दें, बी के उस हिस्से में से 28 रुपए और सी के हिस्से में से 32 रुपए कम कर दे, तो जो पीछे पैसे बचेंगे वो 9:13:8 में होंगे। तो एग्जामिनर पूछ रहा है ए का शेयर क्या होगा। तो ए का शेयर क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन में देखो, ए बी सी को हमने क्या दिया 2186, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका वो 2186 बनेगा। लेकिन एग्जामिनर ने जो आपको रेशियो दी है 9:13:8, वो किस चीज की रेशियो दी है। एग्जामिनर कह रहा है कि भले ही हमने ए बी और सी को कुल मिलाकर 2186 दिए हैं,
इसमें से हम मान लेते हैं कि ए को हमने दिए ए रुपीस, बी को हमने दिए बी, सी को हमने दिए सी, तो a प्लस बी प्लस सी आपका 2186 आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आगे कह रहा है, वो चीज मैंने नीचे उतार ली, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर a को जितने मिले उससे 26 कम मिले होते, a को a मिले, एग्जामिनर कह रहा है कि अगर 26 कम मिले होते, b को 28 कम मिले होते, b को b मिले 28 कम b माइनस 28, और c को 32 रुपए कम मिले होते, तो जो उनके पीछे पैसे बच जाएंगे वो 9:13 रेशियो 8 में होते। एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई जो उनके ओरिजिनल पैसे वो पता नहीं किस रेशियो में होंगे, अगर ए के ओरिजिनल में से 26 कम कर दे, बी वाले में से 28 और सी वाले में से 32 कम कर दे, तो जो पीछे पैसे बच गए वो 9:13 में होते। तो बच्चे पीछे जो पैसे बच गए वो रेशियो में तो 9:13 है, जिसका टोटल 9 और 13 22 और 8 30 बन जाएगा। लेकिन उसका असल में टोटल क्या बनेगा बच्चे, उसका एक्चुअल टोटल क्या बनेगा, तीनों का बिना कोई पैसा कम किए टोटल क्या बन रहा है 2186 2186। अगर ए के 26, बी के 28 और सी के 32 कम कर दे तो जो पीछे रेशियो बच जाएगी उस रेशियो का टोटल क्या होगा 26, 28 और 32, इसमें से माइनस कीजिए 26 और 28 54, 54 और 32 86, तो 2100 में से 86 निकला, 2186 में से 86 निकला, तो सिर्फ बचा 2100 रुपए। तो बच्चे इनका तीनों का एक्चुअल टोटल तो 2186 है, लेकिन ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना कम कर दे तो पीछे रेशियो ये बचेगी। तो रेशियो का टोटल 30 और एक्चुअल टोटल इसमें से इनका जो माइनस किया वो माइनस करके देखो क्या बचा 2100। तो रेशियो का टोटल 30 है जिसकी वैल्यू 2100 है। तो रेशियो का टोटल 30 जो कि 2100 के इक्वल है। तो ये कितने गुना हो रहा है बच्चे, ये आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि ये 70 गुना हो रहा है। तो ये 70 गुना, तो हर एक चीज 70 गुना हो जाएगी। आपने ए का हिस्सा फाइंड करना है तो ए का हिस्सा आपका आ जाएगा 70 गुना करके 630। लेकिन ये 630 क्या आया, ये ए का हिस्सा तो आया 630, किस रेशो में से, इस रेशो में से, और उस रेशो में वो ए नहीं है, ए के एक्चुअल शेयर में से 26 कम है। तो बच्चे ए का एक्चुअल शेयर क्या होगा कि उसमें से 26 कम किए तो वो 630 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 656। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 656। अब इसी क्वेश्चन को, हालांकि ये कोई ज्यादा मुश्किल सोल्यूशन नहीं है, मैंने चीजें थोड़ी जीरो से समझानी थी, डिटेल में समझानी थी, तो थोड़ा समय 1-1.5 मिनट का लग गया। लेकिन अगर आपने किसी को समझाना नहीं है, आपने इतनी अच्छी हैंड राइटिंग का भी ठेका नहीं उठा लेना, तो आप सिर्फ रफ वर्क करते हुए खुद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो 15 से 25 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 28-30 सेकंड का क्वेश्चन है, आधे मिनट से ज्यादा वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर एक और लॉजिक यूज करना हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करना पड़े, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल पाए, तो उसके लिए बच्चे दिमाग लगाओ। एग्जामिनर कह रहा है कि ए बी सी के बीच इतने रुपए हमने बांटे, इस तरह से बांटे कि अगर ए के 26, बी के 28 और सी के 32 रुपए कम कर दे तो जो पीछे पैसे बच गए वो 9:13 में होंगे। तो बच्चे ध्यान से देखिए, 9:13 का मतलब क्या है। रेशियो चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, वहां चीज समझाई थी कि रेशियो का मतलब होता है कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज तो कुछ बड़ी होंगी, लेकिन अगर उनमें कॉमन फैक्टर काटते जाए तो पीछे ए का 9 बचेगा, बी का 13 बचेगा, सी का 8 बचेगा। यानी कि ए की वैल्यू 9 मतलब 9 का मल्टीपल होगी, बी की वैल्यू 13 यानी कि असल में 13 का मल्टीपल होगी, और सी की वैल्यू इसी तरह से 8 का मल्टीपल होगी। लेकिन कौन सी वैल्यू, टोटल में से 26, 28 और 32 माइनस करने के बाद। तो आपने बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए का शेयर निकालना है, तो आप ए को देखो रेशियो में कितना है। तो हमने ए को रेशियो में देखा वो 9 है, ए को हमने रेशियो में देखा 9 है, तो 9 का मतलब 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल है कौन, ए के एक्चुअल शेयर में से 26 रुपए अगर हम कम कर दें वो, तो ए के एक्चुअल शेयर में से 26 रुपए कम कर दें तो वो 9 का मल्टीपल आएगा। और ए का एक्चुअल शेयर क्या है, चारों ऑप्शंस में से देखो, 26 रुपए कम करके 9 का मल्टीपल आपको कब मिल रहा है। तो बच्चे 26 रुपए कम करते जाओ, 575 में से 26 कम करेंगे 549, ये अच्छा, इसमें आपके 2 ऑप्शंस बच जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके 2 ऑप्शंस बच रहे हैं उसमें ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी आइडिया लग जाएगा कि पीछे 0 डेफिनेटली आएगी। तो पीछे 0 -26 करके कब आ रही है, वो सी ऑप्शन में आ रही है। लेकिन यहां तक, क्योंकि
2100 हमारा टोटल बन रहा है, तो पीछे जीरो तो डेफिनेटली आएगी, तो 26 कम करके पीछे जीरो कब आ रही है वो देख सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट मल्टीपल देखोगे तो यहां हमें मालूम पड़ रहा है कि दो ऑप्शंस बच रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ ₹735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ABC। पिछले क्वेश्चन में हमने 2186 रुपए ABC के बीच बांटे थे, यहां 735 रुपए बांटे हैं। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड ₹25 लेस, एग्जामिनर कह रहा है अगर तीनों के 25-25-25 कम किए होते तो उनके पैसे 1:3:2 में होते, तो उनके पीछे जो पैसे बच गए वो 1:3:2 में होते, तो हमने C का शेयर निकालना है। तो बच्चे आपको एक चीज क्लियर है कि A, B और C का टोटल कुल मिला के 735 बनेगा, जिसमें से कुछ पैसे A को, कुछ B को और कुछ C को मिले होंगे। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर उन तीनों के 25-25-25 कम होते, उन तीनों को अगर हमने 25-25-25 रुपए कम दिए होते तो उनके जो पीछे पैसे बच जाते बच्चे वो 1:3:2 में होते, वो पैसे 1:3:2 में होते। तो बच्चे ये पैसे कौन से हैं? ए के एक्चुअल शेयर में से 25 कम, बी के 25 कम, सी के 25 कम, तो उसका टोटल क्या हो जाता? तीनों का 25-25-25 कम, यानी कि टोटल 75 रुपए कम। तो आपका टोटल 735 में से 75 माइनस करो, 660 बन जाता। ये 660 क्या आया? एक्चुअल टोटल तो 735 है, लेकिन अगर तीनों के 25-25-25 कम कर दे तो टोटल 660 बनेगा, जो कि रेशियो में 1 + 3 + 2 6 बन रहा है। तो 6 की वैल्यू 660 है बच्चे। 6 की वैल्यू 660 होने का मतलब क्या है? 110 गुना। तो 6 की वैल्यू 660 होने का मतलब 110 गुना। तो जिसका शेयर निकालना है उसकी वैल्यू देख लो, 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? अगर 1 की वैल्यू 110 है तो 2 की वैल्यू 220 होगी, लेकिन 2 की वैल्यू 220 तो होगी, वो किसकी वैल्यू है? वो C की वैल्यू नहीं है, वो है C का एक्चुअल शेयर उससे 25 कम। तो 220 किसी ने मार्क नहीं कर देना, चौथा ऑप्शन। 220 वैल्यू तो आई लेकिन वो C की नहीं है, C के एक्चुअल शेयर में से अगर 25 कम कर दे वो 220 के इक्वल है, तो C बच्चे आपका आ जाएगा 220 में 25 ऐड करके 245, सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को बच्चे आपने इस तरह से करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक, ये टाइप, आज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। टाइप्स आपके मैं आगे और भी कवर करवाता जाऊंगा। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि पूरा सिलेबस भी कवर करवाऊंगा, वो मैंने जनवरी और फरवरी में कवर करवाया था, फिर मार्च से मैं आपके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूं। तो हिमाचल का जो आपका जूनियर क्लर्क का एग्जाम है, फिर से वही बात कि 35-40 दिन का समय बचा है, मतलब 5 से 6 हफ्ते के बीच बीच आपका वो एग्जाम आज के बाद होने जा रहा है। तो बच्चे उससे पहले हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 25 मई के बाद ही होगा या इलेक्शन से सर पोस्टपोन हो जाएगा। बच्चे आपका एग्जाम 12-15 मई के आसपास भी हो सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर या जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करते होंगे। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, वीक पोर्शंस आपके स्ट्रांग होते जा रहे होंगे। एग्जाम डेफिनेटली आप 1-2 महीनों के बीच में जब भी होने वाला है ये डेफिनेटली क्लियर करोगे। तो बच्चे अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।